मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पहले लाइबिलिटी तक किया था, हम कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हमने लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा था कल। आज हम थोड़ा सा आगे के करेंगे। तो लाइबिलिटी को एक बार दोबारा रिवाइट कर देंगे। दैट अमाउंट जिसको फर्म आउटसाइडर से उधार लेती है, वो अमाउंट जो फर्म आउटसाइडर से उधार लेती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ए फर्म है, बी फर्म है। ए ने परचेज किया बी से कोई सामान, वो भी 10,000 का, किसके ऊपर? क्रेडिट यानी कि उधार के ऊपर। ठीक है, 10,000 क्या होगी? लाइबिलिटी होगी फर्म ए के लिए। लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस कैपिटल। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। लाइबिलिटीज कितने टाइप की होती है? लाइबिलिटीज 4 टाइप्स की होती है। लाइबिलिटीज कितने टाइप की होती है? 4 टाइप में इसको लाइबिलिटी को बांटा गया है। फर्स्ट है इंटरनल लाइबिलिटी, एक एक्सटर्नल, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी। अब थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी वो होती है जैसे फर्म है, वो कहाँ से लेती है, कहाँ को, किसको पे करनी होगी फर्म को? जो प्रॉपर्टी का ओनर होती है। ठीक है, जो मतलब जो बिजनेस का ओनर होता है। बिजनेस क्यों जो ओनर होता है वो स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पैसा लगाता है ना। पैसा लगाएगा तभी बिजनेस स्टार्ट होएगा, कैपिटल लगाएगा वो। तो अब जो एक ये चीज़ ध्यान रखना, जो फर्म होती है और जो ओनर होते हैं ये दोनों अलग अलग मानी जाएगी। ठीक है, फर्म और ओनर, ये फर्म को भी एज ए पर्सन ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब फर्म को पैसा पे करना पड़ेगा, किसको? प्रॉपर्टीयर को। क्यों? कि उसने कैपिटल पे की थी, कैपिटल स्टार्टिंग में पैसा लगाया था। अब उसने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था तो फर्म को पे करना पड़ेगा उसको। प्रॉफिट कमा के फर्म किसको पे करेगी? ओनर को पे करेगी। तो उसको क्या, फर्म के लिए वो क्या होगी? इंटरनल लायबिलिटी। जो ओनर को पे करनी है वो हमारी क्या होगी? इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? अब कैपिटल या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे करेगी, कैपिटल पे करे, जो ओनर क्या लगाता है? या तो कैपिटल लगाता है या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह है। तो ये प्रॉफिट पे करना है और कैपिटल पे करनी है। जो कैपिटल स्टार्टिंग में उसने पैसे दिया था वो पे करनी है, वो किसको देना है? ओनर को। सेकंड आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। यहाँ पे तो इंटरनल लायबिलिटी के अंदर फर्म ने पैसा ओज यानी उधार लिया था, किससे? ओनर से। इंटरनल। एक्सटर्नल का किससे उधार लेगी? आउटसाइडर। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, तो बाहर वालों से यहाँ पर फर्म उधार लेगी पैसा। आउटसाइडर कौन हो सकते हैं? क्रेडिटर होता है, यानी कि जिससे अपने ने उधार ले रखा है। ठीक है, एक बंदा है जिसको फर्म बिजनेस स्टार्ट करना था, उसके पास 10,000 रुपये खुद थे, उसको 10,000 रुपये किसी और से मांग लिए, तो ये तो 10,000 किसी और से लिए ना, वो हमारी क्रेडिटर होंगे। एग्जाम्पल इसके क्रेडिटर हो गया, या कोई बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कोई भी लोन वगैरह लिया है उसने अपने फर्म को स्टार्ट करने के लिए या फिर कुछ गुड्स वगैरह को खरीदने के लिए, तो वो हमारा क्या होगा? फर्म के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी। नेक्स्ट आ जाती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो कि ड्यू फॉर लॉन्ग पीरियड्स, यानी कि जो हमने पे तो करनी है, लायबिलिटी है जो फर्म पे करेगी लेकिन लॉन्ग पीरियड्स के लिए आती है। उसके लॉन्ग पीरियड्स में वो पे कर सकती है। 1 साल से ऊपर कोई भी लोन जो भी फर्म लेती है 1 साल से ऊपर के लिए, कोई भी मनी है वो उधार लेती है कंपनी, किससे? किसी और से उधार लेती है, और 1 साल से ज़्यादा पीरियड्स के लिए, तो वो क्या हमारी क्या आएगी? नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि ड्यू कितने के लिए? लॉन्ग पीरियड्स के लिए होती है। ठीक है, एग्जाम्पल मोर देन 1 ईयर के लिए होती है। एग्जाम्पल हमारा क्या आएगा? कोई भी लॉन्ग टर्म लोन हो गया, कोई भी डिबेंचर हो गया, जिसको 1 साल से ज़्यादा के टाइम के लिए हम लेते हैं और 1 साल से ज़्यादा के टाइम के बाद हम उसको पे कर सकते हैं, हमारे पास टाइम होता है। करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है जो ड्यू फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। करंट लायबिलिटी जो थोड़े लॉन्ग, करंट नॉन करंट किसके लिए थी? लॉन्ग पीरियड के लिए थी। करंट वाली शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जो हमने विद इन 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर पे करनी पड़ती है। एग्जाम्पल कोई भी क्रेडिटर हो गया या कोई भी शॉर्ट टर्म लोन हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ना? लायबिलिटी कितने टाइप की होती है? इंटरनल दो अलग होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, एक नॉन करंट और करंट। इंटरनल एक्सटर्नल और एक नॉन करंट और करंट। नेक्स्ट आ जाती है एसेट। एसेट क्या होती है? एसेट जो हमारा अकाउंट है इसके अंदर एसेट्स को समझना बहुत कंपल्सरी है। पीछे भी मैंने बताया था, यहाँ पर देखो। एसेट्स, एसेट क्या होती है? एसेट कोई भी प्रॉपर्टी है, किसकी? बिजनेस की। बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर इंक्लूड होती है? एसेट्स के अंदर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जितनी प्रॉपर्टी है इंक्लूडिंग इसके अंदर इंक्लूड होता है वो सारी अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स कैश, मतलब अदर, मतलब वो सारी प्रॉपर्टी जो बिजनेस के पास होती है, बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी किसके अंदर? एसेट के अंदर इंक्लूड होती है। एग्जांपल जैसे कैश। ठीक है, कैश तो हर बिजनेस के पास होगा, तो कैश हो गया, कोई भी बैंक बैलेंस हो गया, कोई भी स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है? एसेट।
कैश बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग, या डेटर्स होगी वो हमारी क्या, डेटर क्या होते हैं यहाँ पर, डेटर का मतलब समझे, डेटर वो होते हैं जिससे हमने उधार लेना है, जिसको हमने उधार देना है वो क्रेडिटर, जिससे उधार लेना है वो हमारे डेटर्स होते हैं। अब एसेट्स की क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। एसेट्स की क्लासिफिकेशन किस टाइप से होती है, नॉन करंट एसेट्स, एक हमने वहाँ पे ऊपर क्या पढ़ा था, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या था कि जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए हम पे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में जैसे 1 ईयर से ज़्यादा के लिए हम लेते हैं उधार, 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के बाद हम उसको पे कर सकते हैं। तो नॉन करंट एसेट क्या आएगी, यानी कि विच आर हेल्ड, जो हमारे पास रहती है, और फॉर कंटिन्यूड यूज, यानी कि जो हमारे लगातार यूज करने के लिए होती है हमारे पास बिजनेस के अंदर, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप जिसको यूज करते हैं, और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए जिसका यूज करते हैं, नॉट मीन फॉर सेल्स, का मतलब सेल्स करना नहीं होता। नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, वो अमाउंट या वो चीज़ जो वो एसेट हमारे लिए वो एसेट है जो बिजनेस के पास होती है, और जिसका वो लंबे टाइम तक जिसका यूज करेगी, और लंबे टाइम तक उसका यूज करके वो प्रॉफिट कमाएगी, गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और इसका मतलब सेल करना नहीं होता, उसका जो एसेट नॉन करंट एसेट है उसको हम बेचते नहीं हैं। जैसे लैंड और बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग जहाँ पर हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, जहाँ पर हम फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो लैंड या बिल्डिंग, उसके अंदर रह के हम अपना सामान बना रहे हैं तो उसको बेचेंगे नहीं। प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी का यूज़ करके हम प्रॉफिट कमाएंगे, मशीनरी का यूज़ करके ही हम कोई भी प्रोडक्शन करेंगे। व्हीकल के थ्रू हम अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं, यानी कि इसको भी हम सेल नहीं करेंगे, इसको यूज करके हम प्रोडक्शन करेंगे। फर्नीचर भी हमारे बिजनेस के अंदर कंपलसरी है। अब ये नॉन करंट एसेट है ना, इसकी की फर्दर क्लासिफाइड आगे भी बांटा गया है इसको। फर्स्ट आती है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होती है, टेंजिबल विच कैन बी सीन, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो होती है टेंजिबल एसेट, ठीक है। जिसको हम टच कर सकते हो, सीन कर सकते हैं, और टच कर सकते हैं, वो होती है हमारी टेंजिबल एसेट। जैसे एग्जांपल लैंड और बिल्डिंग, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग हमें पता है कि एसेट का पार्ट है, नॉन करंट एसेट का पार्ट है। यानी लैंड और बिल्डिंग आप छू भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, मशीनरी को भी छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, व्हीकल को भी छू भी सकते हो, देख भी सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है अपनी इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। टेंजिबल एसेट क्या थी, टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते थे और सीन कर सकते थे। लेकिन जो ये इंटेंजिबल एसेट है ये क्या होती है, जिसको हम डू नॉट हैव ए फिजिकल, जिसकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती, इसको हम सीन भी नहीं कर सकते, और ना ही हम फेल्ट कर सकते, ठीक है, महसूस नहीं कर सकते, ना हम छू सकते, और इसकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। जैसे कि गुडविल। अब यहाँ पे आप बोलोगे गुडविल क्या होती है, इसको हम आगे आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर सारे मीनिंग पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा बता देती हूँ गुडविल क्या होती है। गुडविल होती है एक फर्म की फेम, ठीक है। कोई भी फर्म होएगा, कोई बिजनेस होगी, उसकी फेम होती है, वो गुडविल कहलाती है। जैसे नॉर्मल भाषा में हम कहें तो एक पर्सन है, उसकी वो किसी से पैसा उधार लेता है, जबकि जब पे कर देता है, उधार लेता है, उसने जो टाइम दिया उसके टाइम से टाइम पे करता है, उसने अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना रखी है, तो वो जो उसने रेपुटेशन बना रखी है ना, वो गुडविल ही होती है वहाँ पर। कुछ समझ में आया, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे आ जाएगा। पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह भी मशीन के अंदर होती हैं, यानी कि कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो फर्म के लिए एसेट है, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट आती है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट पहले हमने पढ़ी थी। नॉन करंट एसेट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप के, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं और सीन कर सकते हैं, लाइक लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। करंट एसेट क्या दूसरा था, इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम सीन या टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल और पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आती है करंट एसेट। करंट एसेट क्या होती है, विच आर मींट फॉर सेल, जिसका मतलब होता है सेल करना, बेचना, जो बनी सेल करने के लिए होती है। करंट एसेट जिसका मतलब होता है जिसको हम सेल करते हैं, विच कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम जल्द से जल्द कैश के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं विद इन 1 साल के अंदर अंदर, हम जिसे किसके अंदर, कैश के अंदर कन्वर्ट करा लेते हैं। जैसे कि डेट, हमने किसी बंदे को उधार दे रखा है, तो 1 साल के अंदर हम चाहते हैं वो मेरा पैसा वापस दे दे, तो डेटर हो गया, कोई भी स्टॉक आ गया, या कोई भी रिसीवेबल हो गया, जो 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर, वो करंट एसेट कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड होता है कैश या कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है।
कैश आगे समझ में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होती हैं जो खर्चे थे वो हमने पे करने थे, लेकिन हमने पहले ही पे कर दिया, खर्चे आने से पहले ही पे कर दिए। जैसे कि सैलरी है, हमने पता है कि हमने पे करनी है, लेकिन हमने पहले ही पे कर दी। कोई भी एक्सपेंसेस है इस टाइप का भी, हमने पता है कि हमने पे करना है, लेकिन हमने पहले ही पे, जो टाइम पीरियड से पहले पे कर देते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब वो अभी प्रीपेड है ना, प्रीपेड, तो इसलिए वो हमारा करंट एसेट्स के अंदर माना जाएगा। आगे, इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको हम फ्लोटिंग एसेट भी बोलते हैं और सर्कुलेटेड एसेट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ए फर्म है और एक्स फर्म है। ए ने एक्स फर्म को परचेज किया है। ए ने एक्स फर्म से परचेज, यानी कि हम इसको फ्लोटिंग एसेट और सर्कुलेटेड एसेट क्यों बोलते हैं? एसेट क्यों बोलते हैं किसको? करंट एसेट को। क्योंकि इसके अंदर ना जल्द से जल्द हमारा जो ये एक सिस्टम चलता रहता है, एक चक्कर चलता रहता है, जिसके अंदर कोई भी गुड होता है वो एक बंदा परचेज कर लेता है, दूसरा उसको सेल कर लेता है, फिर वो कैश में चेंज होती है। मतलब इसका बार बार चेंज होता रहता है। मतलब पहले गुड्स होगी, कोई फिर डेटर बन गया, कोई डेटर के बाद वो डेटर उसको पे कर देता है तो वो उसकी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। यानी एक ऐसे चक्कर सा चलता रहता है। अब देखो एग्जाम्पल देता हूँ। एक ए फर्म है, एक एक्स फर्म है। ए फर्म ने एक्स फर्म से परचेज किया है गुड्स। ठीक है, ए ने सेल कर दिया इट्स गुड्स टू बी फर्म। ठीक है, पहले इसने इसे परचेज किया, इसके पास आ गया गुड्स। अब इसने एक अलग, इसने जो ए फर्म थी गुड्स खरीद के इसने अपने सामान को बेच दिया। किस फर्म को? बी फर्म को। यानी कि इसने, बी फर्म है, उसको सेल कर दिया, सामान को सेल कर दिया। ठीक है, ए ने पहले एक्स से परचेज किया, फिर ए ने सामान आ गया इसके पास, उसने बी फर्म को बेच दिया। अब ए ने अपने गुड्स को बेच दिया टू बी फर्म को, किसके ऊपर? ऑन क्रेडिट पे बेचा है, उधारी में। ठीक है, क्रेडिट देन कैश, फिर अभी तो उसने उधारी में बेचा है। अब उसने अपना पैसा लगाया, पैसा पहले किस में चेंज हुआ था? गुड्स में। अब उसने अपने गुड्स को बेच दिया, तो अब उसका पैसा कहाँ पर चेंज हुआ? पहले गुड्स में चेंज था, अब गुड किस में चेंज हो गई? डेटर्स में चेंज हो गई। मतलब ये तो पहले कैश होता है ना, कैश के बाद कैश से क्या आ गया? गुड्स पे आ गया, गुड्स से क्या बन गया? डेटर बन गया, डेटर से फिर कैश बन गया, ऐसे चलता रहता है। तो ये मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंच गया, कैश से गुड्स, ये एक चक्कर सा चलता रहता है, इसलिए फ्लोटिंग एसेट और इसको सर्कुलेटेड एसेट भी बोला जाता है। एक और पढ़ लेते हैं, करंट एसेट। करंट एसेट आर सोनी, करंट एसेट को हम किसके अंदर लिख देते हैं? लिक्विडिटी ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। करंट एसेट को लिक्विडिटी ऑर्डर, मतलब जल्दी ही कन्वर्ट होने वाली जो करंट एसेट होती है वो लिक्विडिटी ऑर्डर। ये अब तुम्हें समझ नहीं आएगा, आगे हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा, बट ध्यान रखने पर बता देती हूँ। लिक्विडिटी ऑर्डर आगे हम फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे, उसमें आया लिक्विडिटी ऑर्डर। मतलब लिक्विडिटी ऑर्डर एक ऑर्डर होता है जिसके अंदर जो सबसे पहले कैश में कन्वर्ट होएगी उसको ऊपर लिखा जाता है। जो जल्द से जल्दी, पहले कैश ऊपर आ गया, फिर जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाली चीज़ तो नहीं लिक्विडिटी ऑर्डर हो गया, कि जल्दी कैश में कन्वर्ट होएगा। हमें पता है करंट एसेट है वो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करनी पड़ती है, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, लिक्विडिटी ऑर्डर में लिख देंगे। एक होता है फिक्टिटियस और नॉमिनल एसेट। अब नॉमिनल एसेट का हिंदी में मीनिंग ये होता है नाममात्र। ये वो एसेट होती है जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, एसेट है बट इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको नॉमिनल या फिक्टिटियस एसेट बोला जाता है। विच कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कैश, जो कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, और नॉट फर्दर बेनिफिट, ना इसका बेनिफिट मिलता फ्रॉम दिस एसेट, इस एसेट से ना तो कोई बेनिफिट मिलता, ना ये कोई कैश में कन्वर्ट होती। तो ये क्या कहते हैं? नो, एक नाम मात्र एसेट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें नहीं है मैं बता रही हूँ। जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास मतलब एक फर्म है, उस फर्म के पास कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर, उसने उस कंप्यूटर का बहुत यूज कर लिया, बहुत ज़्यादा उस फर्म ने कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज कर लिया, फर्म की डेप्रिसिएशन लगा के, मतलब अब उसकी कबाड़ से भी कम वैल्यू होगी, कबाड़ से भी, ना तो वो बेच रहा है उसको, उसके पास है कंप्यूटर लेकिन अब उसका कोई यूज़ नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन है तो उसके पास, तो उसकी हमने दिखाना तो पड़ेगा। जो अकाउंट्स बनाते हैं, बिजनेस की बुक्स होती है तो उसमें दिखाते हैं हम कितनी एसेट है, दिखाना तो पड़ेगा हमें कि हमारे पास है, तो हम कंप्यूटर की वैल्यू 1 रुपीज़ लिखेंगे। एसेट तो है, रुपीज़ के साथ लिखाते हैं तो 1 रुपीज़ लिखेंगे, और साथ में नॉमिनल, वो एक नाम मात्र एसेट दिखा दी भाई, हाँ हमारे पास है लेकिन वो नॉमिनल एसेट है, नाम मात्र एसेट है। थैंक यू।
इतना ही करेंगे, आगे हम कल करेंगे, ठीक है।